जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया वाक्य विचार। इससे पूर्व हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ा था और उससे पूर्व हम लोगों ने वर्ण विचार। मेरा प्रयास रहता है कि भाई हम लोग क्रमबद्ध पढ़ें, जिससे कि एक दूसरे से वाक्य विचार होगा ना, एक दूसरे से कनेक्शन क्या है, इस एक दूसरे से क्या संबंध है, थोड़ा सा आप समझ पाइएगा। ताकि पढ़ना सभी चीज़ है, अब पढ़ाना सभी विषय वस्तु को पढ़ना है, परंतु एक क्रमबद्ध पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा समय तक याद रहता है। अभी धूप भी आ गया है ना, थोड़ा सा तो आ रहा है, इस वजह से देख लीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास आ रहा है तो वाक्य समझ लीजिए। पहले वर्ण था तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। वर्ण से मिलकर क्या बना शब्द, और शब्द से मिलकर क्या बना वाक्य। ठीक, देखिए पदों, पहले पद समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य में जो सार्थक रूप से प्रयोग किया जाता है उसी को पद कहते हैं। ये जो होते हैं ना, व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं, कारक, लिंग, वचन इत्यादि से बंधे होते हैं। ठीक है, पद तो पदों या सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित, जैसे तैसे नहीं, सुव्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अभिष्ट मतलब क्या हुआ भाई, मनोरथ, चाह हुआ, आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ। एक तो आप पहले ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, फिर भी एक थोड़ा सा जटिल लग रहा है ना। देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, वर्ण क्या बोला, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा न की जा सके। और शब्द क्या बोला, वर्णों से मिलकर, वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल से जो अर्थ व्यक्त हो उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों को सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे दो शब्द ना, राम खा, तो राम क्या कर रहा है, खा रहा है। सीता जा, मतलब एक हो रहा है, अपूर्ण है लेकिन अभी सीता जा रही है, होगी खा। अब देखिए, क्रमबद्ध समझने का मतलब है, देखिए मैं आपको लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं, मैं छोटा सा आम श्याम है खाता। क्या इसको समझ में आ रहे हैं? क्या ही लिखा हुआ है, आम श्याम है खाता। इसको वाक्य कहिएगा आप, इसको वाक्य कह सकते हैं, न कहेंगे। क्या है भैया, शब्द तो है, सबका अर्थ हो रहा है, अर्थ स्पष्ट है, परंतु क्या हो रहा है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए हम इसको लिख देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे। उल्टा पुल्टा कर दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं व्यक्त हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे। देखिए, अब इसी को हम कहेंगे श्याम आम खाता है। क्या हुआ, स्पष्ट हो गया, यही सब है। लेकिन इसको क्या कहिए, हमने क्रमबद्ध किया। पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर पर, दो नंबर पर क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध समूह है। जैसे तैसे तो नहीं होगा। जैसे राजू पाठशाला जाता है, ये भी सही है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है, समापन विद्यापीठ एक अध्ययन का केंद्र है, ये भी आप लिख सकते हैं, उदाहरण है। आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, ये सब वाक्य क्या मतलब, जिससे कि सार्थक सही अर्थ व्यक्त हो, और जो वक्ता है जो बोल रहे हैं, या वक्ता जो बोल रहे हैं, उनका जो मनोरथ है पूर्ण होना चाहिए, उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो कामना है
अर्थपूर्ण, मतलब उनका अर्थपूर्ण रूप से होना चाहिए। देखिए, ये हो गया वाक्य के 6 महत्वपूर्ण तत्व हैं। वाक्य के 6 महत्वपूर्ण तत्व हैं, कहीं कहीं से ज़्यादा भी रहते हैं, कहीं कहीं से कम रहते हैं, लेकिन हम लोग को बोर्ड के दृष्टिकोण से अध्ययन करना है, तो इस वजह से हम लोग को ज़्यादा इस पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, हमको जरी सा पढ़ना है, जिससे कि हमारा काम भी बन जाए और हम लोग इसको पढ़े भी, ताकि लगे भी हाँ भाई कि क्या पढ़े हुए हैं। सार्थकता होना चाहिए, सही अर्थ वाला होना चाहिए। आकांक्षा क्या कह रहे हैं, वाक्य में कुछ लिख देंगे। आखिर आप वाक्य क्यों लिखते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कि हम ये जानते हैं वगैरह। आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो क्यों लिखिएगा, यही ना, व्यक्त करने के लिए। तो आकांक्षा होना चाहिए, निकटता होना चाहिए, मतलब कि ऐसे ज़्यादा घिचिर मिचिर नहीं होना चाहिए, खिचमिच नहीं होना चाहिए, योग्यतापूर्ण होना चाहिए। अब लिखने का क्या है, नहीं हो, पढ़ने उड़ने का भी तरीका हो, लेखन शैली वाला भी बात कर रहे हैं, लेकिन एगो लिखने का तरीका और क्या होता है ना, वर्तनी कैसे लिख उख रहे हैं, तमाम तरह की बात। क्रमबद्धता होना चाहिए, समझे ना, क्रमबद्धता ये क्या है, ठीक है। अन्वय क्या होना चाहिए, तार्किक रूप से। जो लास्ट में हम लोग जो लिखते हैं ना, लेखन शैली में हम लोग आएंगे, पत्र लेखन में, निबंध लेखन, इस सब में, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, वहाँ पर आप स्पष्ट समझिएगा। तो तार्किक रूप से होना चाहिए, तार्किक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। जो क्या कह रहे हैं नहीं है, मतलब किसी बात पर हम सोच रहे हैं, कुछ सामाजिक घटना को लेकर, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर, तो हम लोग समाज मतलब क्रमबद्ध उस पर विवेचना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब उद्देश्य और विदेश्य, वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में जो काम करे, जो क्रिया है, उसे हम लोग विधेय कहते हैं। यहाँ पर क्या है, वाक्य उद्देश्य क्या हो गया, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, किसके बारे में, रोहन के बारे में ना। पुस्तक पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है भैया, रोहन पढ़ रहा है। और विधेय कौन हो रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो ये विधेय हो गया। तो अब हम लोग आते हैं वाक्य के वर्गीकरण पर, कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, देखते हैं और समझते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले भैया। आइए दोस्तों, देख लेते हैं वाक्य का भेद। वाक्य को 2 आधार पर विभाजित किया गया है। एक है भैया अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर कहिए या बनावट के आधार पर कहिए। तो बनावट के आधार पर भैया देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है, और अर्थ के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साधारण या सरल वाक्य, पहला है भैया साधारण या सरल वाक्य, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो गया, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। संयुक्त मतलब क्या हुआ होगा, मिला हुआ होगा। लोग कहते हैं ना कि संयुक्त घर से आते हैं, संयुक्त परिवार से आते हैं, क्या मतलब है, वे लोग सम्मिलित हैं, एकजुट हैं। विधि अर्थ के आधार पर देखिए भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे कि प्रश्न पूछते हैं हम लोग ना। निषेधवाचक मतलब वाचक, निषेधवाचक, निषेध मतलब क्या होता है कि पूरा दम बंदी खत्म रहता है, निषेध एरिया है, मतलब इधर प्रवेश न करे, रोक वाला होता है ना, नकारात्मक। आज्ञावाचक वाक्य, किसी को आज्ञा देना। इच्छावाचक वाक्य, कि मेरी इच्छा है कि यार मैं चाय आपके यहाँ पे हूँ। संकेतवाचक, संकेत की इशारा दे दे। संदेहवाचक वाक्य, संदेह में रहते हैं कि शायद कल बारिश होगी। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय मतलब क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, जैसे होता है ना, इसका चिन्ह ऐसे होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर ले। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे भैया, 3। तो तीनों को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है।
पहला है भैया संयुक्त या क्या बोलते हैं साधारण या सरल वाक्य। जैसे देखिए परिभाषा क्या कह रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी सरल है, मैं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ये सब साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका। समापिका क्या होता है भैया? समापिका देखिए, समाप्त, समापिका मतलब समाप्त या पूर्ण होने वाली क्रिया। समाप्त या पूर्ण होने वाली क्रिया, यह समापिका का अर्थ होता है। तो देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य या एक ही समापिका क्रिया का बोध हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, रोहन पढ़ रहा है, सीता खाना बना रही है, आप क्लास कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह गाना सुन रहा है, इत्यादि ये सभी सरल वाक्य के उदाहरण है। चलिए दूसरे पर हम लोग आते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब क्या बोलते हैं? जुड़ा हुआ। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो होते हैं ना, पर, जैसे समुच्चय बोधक का चिन्ह होता है भैया पर, किंतु, और या इसलिए से जुड़े जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, आप खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, वह पढ़ता है परंतु याद नहीं करता है, वह विद्यालय जाता है किंतु खेलता है, ये भी तो होता है ना। तो ये सब क्या हो गया भैया? संयुक्त वाक्य हो गए, ठीक। और मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन मतलब क्या हुआ? उसी के जैसा कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहले इसमें देख लिए, पहले में क्या है? मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। इसमें देखिए क्या हो जा रहा है भैया? जुड़ जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, दूसरा काम हो जा रहा है। पढ़ना दूसरा काम हो गया, पढ़ाना दूसरा हो गया। किसी को समझा रहे हैं तो पढ़ाना हुआ, खुद समझ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, काम दूसरा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन मतलब उसके जैसा कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब है? जो परिश्रम करेगा वही तो सफलता प्राप्त करेगा। जो मन में आएगा मतलब कोई थोड़ी सफलता प्राप्त कर लेगा, नहीं ना करेगा, तो वही बात है, ठीक है भैया। और इसका उदाहरण होगा कि जो संघर्ष करेगा वो विजय प्राप्त करेगा, और क्या बोलेगा जो क्या बोलते हैं, और इसका मैं उदाहरण और सोचा था, मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है। क्या जो परिश्रम करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा, जो ईमानदार है वह, जो ईमानदार है वह आदर्श व्यक्ति है। तमाम तरह के उदाहरण बना सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाता है वही सफलता प्राप्त करता है। थोड़ा अपने से भी बना सकते हैं, मतलब उसी के अधीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे भी आपको सहूलियत हो। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वाक्य का जो अर्थ के आधार पर भेद है उसको। देखिए, पहला है भैया विधिवाचक वाक्य। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि विधि जो होते हैं ना, कहते हैं लोग, पंडित जी कहते हैं कि पूजा वूजा जो हम लोग है ना, हम लोग को विधि के साथ करना चाहिए, विधिवत पूजा करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को जो जिस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं वह सफल होगा। पंडित जी कहते ही हैं, तथाकथित आजकल के तो पंडित जी भी लोग हैं, सब लोग नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, क्या ही कहा जाए। फिर भी आइए, मुख्य मेरा उद्देश्य रहता है कि आइए हम लोग केंद्र बिंदु पर आते हैं। जिस वाक्य से किसी बात का होने का बोध हो, किसी बात का होने का बोध हो कि ये बात हो चुका है, हो गया, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह जा चुका है,
वह खा चुका है, वह खेल चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका है। और इस तरह के सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ते उठते होंगे ना, बचपन में बनाए होंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पता ही नहीं चलता था भाई ये लोग पुलिस लोग करते थे क्या थे। कई तरह के इसी तरह के बनते रहता था, समझ रहे ना। मतलब इस तरह का हो जाएगा। तो ये पूर्ण हो चुका है, मतलब क्या हो रहा है, किसी काम का होने का बोध हो रहा है, किसी बात का होने का। और निषेध मतलब हो है कि नहीं, अनुमति नहीं। तो इसमें जिस वाक्य से किसी बात का ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन खाना नहीं खाया, मैंने आज नहीं पढ़ा, उसने आज विद्यालय नहीं गया, वह आज गाना नहीं गाया, वह आज पढ़ने नहीं आया। क्या हुआ, निषेधवाचक। काम मतलब नहीं हुआ है, कोई बात किसी बात का ना होने का बोध हो। ठीक है। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से किसी तरह का आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभी पढ़ाई करो, रोहन मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अभी जाकर सो जाओ, अभी नहीं खेलो। क्या है, अनुमति दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं। ठीक। प्रश्नवाचक वाक्य है, जिस वाक्य से किसी प्रकार, प्रश्न मतलब क्या हुआ, वाक्य जिसे प्रश्न पूछते हैं ना, जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न, जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन क्या कर रहा है, रोहन क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या खा रही है, वह कहाँ पढ़ती है, तमाम तरह की बात। तो ये सब क्या हो गया भैया, प्रश्नवाचक। तो कई तरह से ये मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा इस पर समय देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, मतलब क्या बोलते हैं, एकाग्रचित के साथ अध्ययन कीजिए, सब समझ में आएगा। आप प्रीवियस वर्ड का क्वेश्चन कहीं से देखते हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई किसी दोस्त खरीदे होंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा ना, मिला लीजिएगा, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा भी निराशा हाथ नहीं लगेगा। ठीक है भैया, तो इसको नोट डाउन कर ले। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं संदेहवाचक वाक्य। इससे स्पष्ट हो रहा है नाम से कि इसमें संदेह उत्पन्न होगा ना। जिस वाक्य से किसी बात का संदेह व्यक्त हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद रोहन गा रहा है, कहीं गाना उना बज रहा होगा तो भाई सोच ले कि भाई कौन गा रहा होगा, रोहन गा रहा होगा क्या। शायद आज बारिश होगी, शायद आज विद्यालय खुला है, समझ रहे ना। तो इसमें क्या है, शायद संदेह उत्पन्न हो रहा है। शायद मैं पढ़ा था, शायद मैं उसे जानता हूँ, शायद मैं उसे देखा था। क्या है, संदेह है। इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का शुभकामना व्यक्त हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि भारत एक क्या, भारत एक कैसा देश बने। मेरी इच्छा है कि भारत 100% साक्षरता दर प्राप्त करे, साक्षरता वाला देश बने, तकनीक में, विज्ञान में, इस तमाम तरह की बात। या जैसे ना कहते हैं किसी को शुभकामना देते हैं जन्मदिन इस पर, तो आप सदा खुश रहे, आप सदा मुस्कुराते रहे। भले एक दूसरे से मतभेद चलता है, परंतु क्या है, पब्लिसिटी है भाई, डिजिटल मीडिया का समय है, तो लोग दिखाने उखाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर भी लिख दिया करते हैं। और आइए देखते हैं अब संकेतवाचक वाक्य। संकेत मतलब क्या हुआ, इशारा करना। संकेत मतलब इशारा। जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा अच्छा होता तो फसल भी अच्छा होता, वह पढ़ता तो पास होता, वह विद्यालय जाता तो कुछ न कुछ सीखता, वह घर पर है
तभी तो बदमाशी कर रहा है। क्या मतलब है कि मतलब एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे से जुड़। वर्षा होता तो फसल अच्छा होता है, अर्थात क्या हुआ, वर्षा नहीं हुआ तो फसल खराब हुआ है। ठीक। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह रामू गिर गया, शाबाश क्या दौड़ लगाई, शाबाश ये मैच जीत गए। इससे क्या होता है, शोक, नफरत, घृणा, प्रेम ये सब व्यक्त होता है। इसी को हम लोग विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ, रामू जी यहाँ पर गिरे होंगे तो किन्हीं का रामू नाम होगा तो थोड़ा सा हृदय पर नहीं लेंगे, चूँकि हृदय आपका कोमल है और मुझे इसकी बहुत ही चिंता रहती है। और मैं बात में जितने भी नाम लेता हूँ सभी ये मेरे काल्पनिक नाम है, कोई भी वास्तविक व्यक्ति विशेष से मेरा ताल्लुक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे और एक एक चीज़ को सीखने का प्रयत्न करें। समय बहुत है, सोच समझ को पढ़ें। थोड़ा सा अस्त व्यस्त के कारण इधर उधर हो जाता है, फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ कि सभी को प्रबंध करूँ, सही समय पर प्रबंधन को अच्छा करूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और इसका क्या बोलते हैं भैया, क्वेश्चन अभ्यास श्रृंखला से रिलेटेड संबंधित प्रश्न पत्र आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप है समर्पण विद्यापीठ का, अभी से जाकर ज्वाइन कर ले और उसे जोड़ लीजिए। और जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा और जो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है उसको मिला लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ नहीं वाकई कुछ ना कुछ समर्पण विद्यापीठ वाले काम करते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।